हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के या मैं बोलूँ आपकी पूरी 12th इकोनॉमिक्स की फॉर्मूला शीट, जिसमें एक ही वीडियो में एक ही पीडीएफ में मैं तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख के दे रही हूँ। एंड आई कैन गारंटी बेटा जी, अगर तुमने ये फॉर्मूलाज भी सिर्फ याद कर लिए तो तुम सिर्फ इन फॉर्मूलाज को याद करके अगर पेपर में लिख आते हो 1 से 1.5 नंबर हर क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लिखने का तुम्हें मिल जाएगा। कोई भी फॉर्मूला वाला, कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें मार्क्स ना मिले, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करने हैं। इतने आसान है कि तुमने अगर इनको लिख दिया, अप्लाई कर दिया, तुम्हारा न्यूमेरिकल होगा ही होगा। एंड न्यूमेरिकल बेटा कम से कम एक न्यूमेरिकल जो है तुम्हें नेशनल इनकम का देखने को मिलता है, और एडीएस वाले चैप्टर में से तुम्हें आराम से 2 से 3 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, और एमसीक्यूज में भी तुम्हें 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ ना कुछ छोटे मोटे देखने को मिल जाते हैं। तो तुम न्यूमेरिकल्स को छोड़ के नहीं जा सकते, फॉर्मूलास को छोड़ के नहीं जा सकते अगर तुम्हें अच्छे नंबर लेने हैं तो। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं हमारी फॉर्मूला शीट में हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मुलाज आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं फॉर्मुलाज नेशनल इनकम, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, उसमें से 3 फॉर्मुलाज आते हैं। एक तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रॉस और नेट का। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाना है, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। तो अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो नेट निकल के आ जाएगा, और अगर मैं नेट में जो है डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ग्रॉस निकल के आ जाएगा। देखो, इट इज जस्ट एज सिंपल एज कि किसी भी चीज में अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो उसके नाम के आगे एक वर्ड लगा दो नेट। अगर किसी भी चीज में मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं उसके नाम के आगे एक वर्ड लगा दो ग्रॉस। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी चीज में अगर मैंने डेप्रिसिएशन अगर प्लस कर दी, उसके नाम के आगे वर्ड क्या लग जाएगा, ग्रॉस। डेप्रिसिएशन को हम और क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। बेटा जी कहीं भी अगर वर्ड आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो उसका मतलब होता है कि वो डेप्रिसिएशन है। ये चीज आपको रेयरली कभी देखने को मिलेगी, बट हमने कई बार क्वेश्चन में देखी है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो और किसके बराबर होती है, वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन यूजफुल लाइफ। तो कई बार सवाल आपको सीधा डेप्रिसिएशन नहीं देता, कई बार सवाल आपको बोलता है कि आपने एक मशीन खरीदी है, उस मशीन की वैल्यू है 10,000 रुपए, और वो जो मशीन है पूरे 5 साल चलने वाली है। तो क्वेश्चन आपको 2 चीजें देगा कि एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की उसकी वैल्यू थी, और वो मशीन 5 साल तक चलेगी, तो आपको 10,000 अपॉन 5 करके डेप्रिसिएशन निकाल के आ जाओगे कि हर साल किसकी डेप्रिसिएशन लगने वाली है, 2,000 रुपए की। तो कई बार हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि डेप्रिसिएशन में 2 अलग अलग चीजें दे रखी होती हैं, वैल्यू ऑफ एसेट एंड द यूजफुल लाइफ, तो आप दोनों को डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकालोगे। अगली चीज, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क होता है। बेटा फर्क होता है एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अगर मैं किसी भी चीज में एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देती हूँ तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी भी चीज में से एनआईटी को माइनस कर देती हूँ तो तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखो, मैं किसी भी चीज में अगर एनआईटी को प्लस कर दूं, उसके नाम के आगे एक चीज जोड़ दो, मार्केट प्राइस। अगर किसी भी चीज में एनआईटी को मैं माइनस कर रही हूँ, उसके नाम के आगे एक अक्षर जोड़ दो, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनआईटी हमारा क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे वो टैक्सेस होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की और सर्विसेज की प्रोडक्शन पे लगते हैं। जब मैं गुड्स या सर्विसेज को बनाती हूँ, जो मेरी गुड्स एंड सर्विसेज जब मैं बेचती हूँ, उनकी सेलिंग पे हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करे जाते हैं, जीएसटी वगैरह, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी माइनस कर दूं तो एनआईटी निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस में माइनस करोगे एनआईटी ताकि आप फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच सको। पर लेट्स से एनआईटी की जगह पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दिया है, तो आप क्या करोगे, एनआईटी नहीं, अगर तो एनआईटी दिया है तो सीधा एनआईटी माइनस कर दोगे। अगर एनआईटी नहीं दिया तो आप इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढोगे, आप सब्सिडी ढूंढोगे, तो और इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके एनआईटी पहले निकालोगे। पर लेट्स से आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, लेट्स से आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, तो तुम क्या करो, इनडायरेक्ट टैक्स को 0 मान लो, और एनआईटी कैसे निकालोगे, 0 माइनस सब्सिडीज। टेक्निकली आपकी जो एनआईटी है वो क्या आ जाएगी, जितनी भी है, लेट्स से सब्सिडीज 10 है तो आपका एनआईटी कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने माइनस करना है तो मैं माइनस कितना करूंगी, -10 करूंगी, तो एमपी में 10 टेक्निकली प्लस हो जाएगा ताकि आपका फैक्टर कॉस्ट आ सके। सिमिलरली अगर सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स कर लो, सब्सिडी को 0 अज्यूम कर लो, तो जो दिया है बस उसी से काम कर दो। सबसे पहले आपकी आंखें ये ढूंढेंगी कि एनआईटी है कि नहीं। अगर एनआईटी नहीं है तो आपकी आंखें ये ढूंढेंगी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है कि नहीं। अगर इन दोनों में से भी कोई एक दे रखा है तो बस एक ले लो, दूसरे को 0 मान के अपना काम कर दो, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी। फिर आता है मेरे पास डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क। अगर किसी भी चीज में मैं एनएफआईए को प्लस कर दूंगी उसका नाम बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट, और अगर किसी भी चीज में से मैं एनएफआईए को माइनस कर दूंगी उसका नाम बन जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर मैं किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन प्लस करूं उसका नाम बन जाएगा ग्रॉस, डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो नेट, एनआईटी प्लस करूं तो मार्केट प्राइस, एनआईटी माइनस करूं तो फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही एनएफआईए प्लस करूं तो नेशनल प्रोडक्ट, एनएफआईए माइनस करूं तो
किसी भी चीज का नाम बन जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे सवाल क्या करते हैं बेटा जी, आपको फैक्टर इनकम की जगह कुछ कुछ अक्षर दे देते हैं, जैसे नेट फैक्टर इनकम की जगह दे देता है ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटा एक चीज याद रखना, एनएफआई का मतलब सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। इसकी जगह पे और कुछ भी आ जाए, नेट ट्रांसफर इनकम, कैपिटल, ये वो कुछ भी और आ जाए, आप उसको एनएफआई नहीं मानोगे। एनएफआई का मतलब सिर्फ नेट फैक्टर इनकम होता है। अगर यहाँ पे नेट ट्रांसफर इनकम आ जाए तो तुम उसे एनएफआई कंसीडर नहीं करोगे, तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको इग्नोर कर दो, तुम उसको मत देखो, तुम सिर्फ एनएफआई को देखो। एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है? एनएफआई का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फीफा हमारे पास क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा मेरे पास क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब एक चीज याद रखना, एनएफआई में और फीफा में एक अक्षर का फर्क है, वो क्या है? एन, नेट। ठीक है, तो अगर आपको नेट दे रखा है, अगर आपको वर्ड दे रखा है नेट, तो आप सिर्फ इसी को कंसीडर करोगे, इन दोनों को कंसीडर नहीं करोगे। पर अगर वर्ड नेट नहीं दे रखा तो फीफा में से फीटा को माइनस करोगे, फीफा में से फीटा को माइनस करोगे। लेकिन अगेन, अगर दोनों चीजें नहीं दे रखी तो दोनों में से जो दे रखा है उसको लिख दो, और जो नहीं दे रखा उसको जीरो मान के अपना फॉर्मूला लगा के एनएफआई निकाल दो। तो अगर नेट दे रखा है, इन दोनों को कंसीडर मत करो, नेट को कंसीडर करो, इनको इग्नोर कर दो। अगर नेट नहीं दे रखा तो इन दोनों को अलग अलग से ढूंढो, और जो दे रखा है उसको प्लस या माइनस जो भी तुमने करना है वो फॉर्मूला लगाओ, एनएफआई निकालो। दूसरी चीज, अगर दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर तुम्हें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो मेरा माइनस एनएफआई के बराबर होता है। तो अगर किसी भी जगह पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को तुम प्लस करोगे, उसी सेम जगह पे अगर तुम्हें फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, तुम्हें टू अब्रॉड दिया है, तो तुम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या करोगे? माइनस करोगे। मतलब अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को तो प्लस करूंगी, लेकिन अगर मुझे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो मैं उसको माइनस करूंगी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए। ठीक है जी, तो माइनस ऑफ एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेगेटिव साइड होता है एनएफआईए का, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बहुत ध्यान रखना कि वर्ड नेट दिया है या वर्ड नेट नहीं दिया है। फिर आते हैं मेरे पास नेशनल इनकम के तीन मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीन मेथड मेरे पास आते हैं। जो मेरा वैल्यू एडेड मेथड है उसको मैं प्रोडक्शन मेथड भी बोलती हूँ। इसमें मुझे वैल्यू एडेड निकालनी होती है। वैल्यू एडेड मेरा कौन सा एग्रीगेट होता है? जीडीपी एमपी या जीबीए एमपी होता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले मुझे आउटपुट की वैल्यू निकालनी होगी, आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को माइनस करना होगा। ये करके मैं कहां पर पहुंचूंगी? मैं वैल्यू एडेड पे पहुंचूंगी। वैल्यू एडेड मेरा कौन सा एग्रीगेट होता है? जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी, ये मेरा होता है। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर मैं सेल्स में देखो, मैंने टोटल सेल्स किसी को भी मैंने करी है, चाहे मैंने सेल्स किसी एक फर्म को करी है, फर्म बी को सेल करी, सी को सेल करी, किसी को भी, एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को सेल करी, किसी दूसरे सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर ने टर्शरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को सेल करी, या गवर्नमेंट को सेल करी, या आपने एक्सपोर्ट करा, आपने अगर किसी को भी सेल करा है तो मैं उसको सेल में कंसीडर करूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने सेल किसको किया है। तो सवाल कई बार क्या करता है, सेल्स की जगह पे अलग अलग से दे देता है कि तुमने जो है इस सेक्टर को सेल करी, इस फर्म को सेल करी, सरकार को सेल करी, एक्सपोर्ट करा सामान, तुमने सामान बेचा है ना, तो तुम्हारी सेल में वो ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस दी ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस दी ओपनिंग स्टॉक। फिर होता है मेरे पास प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अगर तुमने कोई भी सामान बनाया है, कोई भी गुड्स बनाए हैं और उसको खुद अपने घर पे कंज्यूम कर लिया है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बोलती हूँ। तो मैं सेल्स में मैं क्या करूंगी? सबसे पहले सेल्स निकालूंगी। सेल्स कैसे निकालूंगी? मैंने किसी को भी सामान बेचा, एक कंपनी को, एक सेक्टर को, एक सरकार को, एक्सपोर्ट किया, कुछ भी किया, तो मैं सेल्स में ऐड करूंगी। उसमें मैं ऐड करूंगी चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? अगर तो मुझे सीधा ही चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो मैं क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को नहीं देखूंगी। अगर मुझे दे रखा है एडिशन इन स्टॉक, समझ लो, नेट एडिशन इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक की जगह पे क्या अक्षर आ सकता है? नेट एडिशन इन स्टॉक। तो भी अगर मुझे आ गया नेट एडिशन टू स्टॉक, तो भी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे नेट वैल्यू दे दिया, मुझे ऑलरेडी माइनस करके दे दिया है। ठीक है, नेट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कहीं पे ऐसा लिखा जाए नेट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, कुछ ऐसा अगर आ जाए तो आप तो समझ जाओ, जब भी नेट फिगर दी है तो वो हमारे पास ऑलरेडी चेंज करके बताया है। पर अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो आप पहले क्लोजिंग स्टॉक ढूंढोगे, ओपनिंग स्टॉक ढूंढोगे, दोनों को आपस में माइनस करोगे और फिर जाके चेंज इन स्टॉक निकाल के उसको वहां पे प्लस करोगे। ठीक है, अच्छा, अगर कई बार ऐसा आ जाए कि सरप्लस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
ओवर द ओपनिंग स्टॉक, ऐसा कई बार लिखा आ जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है जी, हमारा चेंज इन स्टॉक होता है। लेकिन अगर लिखा आ जाए सरप्लस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर द क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे तुम्हारा चेंज इन स्टॉक तो है, पर ये जो चेंज इन स्टॉक है वो नेगेटिव है कि तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। इसका मतलब तुम्हारा जो चेंज इन स्टॉक है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे तुम्हारा चेंज इन स्टॉक प्लस नहीं होगा ये यहाँ पे, इस केस में वो यहाँ पे उल्टा माइनस होगा। ठीक है, सो यू हैव टू चेक कि भैया जी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बताया है या फिर इसका उल्टा बताया है, ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग ज्यादा है। चेंज इन स्टॉक अगर दिया है क्लोजिंग ओपनिंग को नहीं देखोगे, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया इन दोनों को अलग से ढूंढ के ऐड करोगे। अगर कुछ ऐसा दिया है कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, तो उसको यहाँ प्लस नहीं, उसको यहाँ तुम माइनस करोगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो एज इट इज तुम्हें दे रखा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया नहीं होता, तो तुम इसको सिर्फ इग्नोर कर दो, ढूंढो भी मत, जीरो लिखो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर दे रखा है तो एज इट इज दे रखा होगा कि देयर इज अ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तुम उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। इसमें कुछ बड़ी महारत हमारे पास नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तुम्हें कुछ भी ऐड नहीं करना कि ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो तो बनेगा, नहीं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अलग अलग नाम हो सकते हैं। क्या क्या? रॉ मटेरियल बोला जा सकता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोला जा सकता है, इसको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। इसका नाम क्या आ सकता है? नॉन फैक्टर इनपुट आ सकता है। इसका नाम आ सकता है सेकेंडरी इनपुट। इसका नाम ये आ सकता है इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसका नाम ये आ सकता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं सिर्फ रॉ मटेरियल कंसीडर करती हूँ। मैंने कोई मशीन खरीदा, कोई कैपिटल गुड खरीदा, वो चीजें इसमें कंसीडर नहीं करती हूँ। ऐसी चीजें रॉ मटेरियल में कंसीडर करती हूँ जिसको मैं विद इन 1 ईयर यूज करके खत्म कर दूंगी। जो विद इन 1 ईयर यूज करके जिनको मैं खत्म कर दूंगी वो मेरा रॉ मटेरियल होता है, वो मेरा रॉ मटेरियल में आता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है। वो चीजें इसमें नहीं आएंगी कि मैंने कोई मशीन खरीदी, मशीन को रिप्लेस किया, समथिंग लाइक दिस, वो चीजें इसमें नहीं आएंगी क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं, वो मेरी कैपिटल गुड्स होती हैं। तो इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल, सेकेंडरी इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये चीजें इसमें लिखी आ सकती हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूंगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालूंगी? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स का ये तरीका, चेंज इन स्टॉक का ये तरीका। वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरा निकाल के उसमें से माइनस करूंगी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कुछ ऐड नहीं करना, उसके अलग अलग नाम आ सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन फैक्टर इनपुट, सेकेंडरी इनपुट। और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके मैं क्या निकालूंगी? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेरा कौन सा एग्रीगेट निकलेगा? मतलब कि जीडीपीएमपी या फिर जीवीएएमपी, ये मेरा निकलेगा। अब मैं जीडीपीएमपी से जो मर्जी चाहूँ निकालना, मैं वो निकाल सकती हूँ। ठीक है, कोई भी दूसरा एग्रीगेट अगर निकालना चाहूँ, ठीक है, वो मैं निकाल सकती हूँ। फिर आते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में मेरे को क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा बाय एडिंग अप ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में तो कुछ भी नहीं है, मिक्स्ड इनकम एज इट इज लिखा आता है मिक्स्ड इनकम, उसमें और कुछ समझने वाला नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आते हैं वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन कैश। हमने उनको कोई पेमेंट इन काइंड करा है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना कि अगर एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, अगर एम्प्लॉयर की जगह आता है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो वो मेरा कभी भी ऐड नहीं होगा। वो रेड फ्लैग है, वो प्रिकॉशन है, वो ऐड नहीं करना। पर अगर आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम या फिर प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेचुटी, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। रिटायरमेंट पेंशन जो है वो यहाँ पे मेरी कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज में ऐड होगी। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आता है? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीन चीजें प्रॉफिट में ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती हैं। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम तो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज याद रखना, अगर आपको लिखा आता है डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी, और अगर तुम्हें बोला है नेशनल इनकम निकालो, उसका मतलब होता है एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम में तुम्हें क्या निकालना है? एनएनपीएफसी निकालना है। डोमेस्टिक इनकम में तुम्हें क्या निकालना है? एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें नाम काफी मुश्किल होते हैं। पहला है तुम्हारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर एक गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टमेंट होती है, फिर नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एम। जिन तीनों को मिलाकर के मेरा क्या निकल के आता है? जीडीपीएमपी निकल के आता है। अब तुम इन चीजों को डिटेल में समझो, तो मुझे करना क्या है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम करके जीडीपीएमपी निकालना है। इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में मेरे पास
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस किस का होता है, हाउस होल्ड्स का और सरकार का। अगर हाउस होल्ड्स ने या सरकार ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है वो इसमें ऐड होता है। इसमें मेरे इंडिविजुअल्स का आता है, हाउस होल्ड्स का, एनपीओज का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें सी में ऐड होता है। इसमें हम लोगों ने ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल ये सर्विसेज खरीदी तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, सरकार ने डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया वो इसमें आएगा। फिर अब ये आते हैं सबसे मेन, जिसका मेन हमें पंगा होता है, हमें इसका सबसे ज्यादा मेन पंगा होता है, ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या आ सकता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ सकता है, या फिर जो मेन लिखा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा आता है इन्वेस्टमेंट में। ये तो मेरा जेडीसीएफ है, ये दो चीजों को मिला के बनता है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर तुम मुझे सीधे जेडीसीएफ दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग से ऐड नहीं करूंगी। अगर जेडीसीएफ नहीं दिया, इनको अलग से ऐड करूंगी, ठीक है ना। अगर जेडीसीएफ दिया है तो जीडीसीएफ दिया है मुझे, तो मेरा क्या निकल के आएगा, जीडीपीएमपी निकल के आएगा फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर क्या निकल रहा है मेरा, देखो यहाँ पे जीडीपीएमपी निकल रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे जीडीसीएफ दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो ये मेरा जीडीपीएमपी निकल के आएगा। लेकिन कई बार यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस की जगह वर्ड दे दिया होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसके केस में मेरा जीडीपीएमपी नहीं निकल के आएगा, मेरा क्या निकल के आएगा, एनडीपीएमपी निकल के आएगा। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर जीडीसीएफ दिया है इन दोनों को ऐड नहीं करूंगी, अगर ये नहीं दिया इन दोनों को ऐड करूंगी। ग्रॉस की जगह कई बार यहाँ पे वर्ड आ जाता है नेट, अगर नेट है तो एनडीपीएमपी निकलेगा, अगर ग्रॉस है तो जीडीपीएमपी निकलेगा। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट को क्या आप बोल सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसकी जगह पे भी वर्ड आ सकता है नेट, कई बार नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो उस केस में एनडीपीएमपी निकलेगा। या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर तीन सब टाइप्स आ सकती है, जो क्या होती है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और ग्रॉस पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। और जो इस साल का बेटा जो तुम्हारा सैंपल पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2025 का सीबीएसई का, उसमें उसने यही तीनों चीजें लिख कर दी हैं और आपको तीनों अलग अलग से ऐड करनी है ताकि तुम आंसर निकाल सको। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा सिंपल चेंज इन स्टॉक आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी, और कुछ उसमें है। नेट एक्सपोर्ट्स में तुम्हारा क्या आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट निकलेगा। एंड इन सबको तुम अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें इतना गारंटी कर सकती हूँ कि अगर तुमने ये सारे नोट्स, इन नोट्स का तुम्हें जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जो है अपलोड हो जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी। तुमने अगर इन नोट्स को याद कर लिया, ठीक है, कुछ 5-7 पेज के नोट्स होंगे, तो भी जस्ट इन नोट्स को याद करके आई कैन गारंटी बेटा, तुमने अगर ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना न्यूमेरिकल, लेकिन नोट्स अच्छे से याद है, तो भी तुम पेपर में जाके आंसर निकाल के आ सकते हो जस्ट इन नोट्स को याद करके। तुम इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, अगर तुम्हें ये नोट्स नहीं आते तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट अगर ये नोट्स याद है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी, मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है, उससे आसान पेपर में आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो वो पेपर, वो सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी तुम इसमें से सॉल्व कर सकते हो, तो फाइनल पेपर का तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, बट ये तुम्हें रटे होने चाहिए टिप्स पे कि मैं इसमें से कोई भी चीज पूछूं तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई ये तो इस चीज में ऐड होती है। ठीक है जी, चलो फिर आते हैं मेरे पास कन्वर्जन ऑफ रियल टू नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल टू रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। ठीक है, अच्छा प्राइस इंडेक्स जो है मेरा, इसको मैं जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलती हूँ, तो मेरा जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला हो गया, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। इसके अलावा नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अगर मुझे निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा, मेरा जो भी मेरा करंट ईयर है P1, उसी की करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नॉमिनल जीडीपी निकल के आती है। पर रियल जीडीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मेरा रियल जीडीपी निकल के आता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला तुम और लिख लो यहाँ पे कि परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन आता है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी निकालो, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला अगर आ जाए, परसेंटेज चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला होता है चेंज निकालो पहले, मतलब न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओरिजिनल करके तुम चेंज निकालोगे। चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू करके तुम चेंज निकालोगे, डिवाइड करोगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ,
मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। मतलब अगर तुम्हें 2 सालों का रियल जीडीपी दे दिया और बोला परसेंटेज चेंज बताओ, तो तुम दूसरे साल की रियल जीडीपी को पहली वाली में से माइनस करोगे, चेंज आएगा, उसको डिवाइड करोगे पहले वाले साल की रियल जीडीपी के साथ, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो तुम्हारा परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अगली चीज आगे इसमें आता है मेरे पास मनी मल्टीप्लायर का। तो मनी मल्टीप्लायर का तो मनी वाले चैप्टर से एक ही फॉर्मूला है, 1/LRR। ठीक है, LRR तुम्हें दे रखा होगा, या तो तुम अज्यूम कर लो 10% का, या तो तुम्हें दे रखा होगा, और फिर इनिशियल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। बस ये है तुम्हारे पास मनी मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में से। मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आती ही आती है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मनी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर के ऊपर ये फॉर्मूलाज है, वर्किंग उसकी मैंने तुम्हें बता ही रखी है। ठीक है, एडीएस वाला चैप्टर, एडीएस वाले चैप्टर में से तो बेटा जो तुम एज इट इज फॉर्मूला रट्टा मार लो, और बस एज इट इज फॉर्मूला रट्टा मार के ही तुम्हारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई तुम्हारी क्या होती है? इनकम। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन फंक्शन तुम्हारे पास क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन में तुम्हारे को क्या बोला जाता है? एक तो एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसमें तुम्हें किसी एक ही पॉइंट के सी को किसी एक ही पॉइंट के वाई के साथ डिवाइड करना होता है। इसमें तुम 2 पॉइंट का सी लेते हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई, उनको आपस में माइनस करके चेंज इन सी निकालते हो, उसको डिवाइड करते हो। कोई भी 2 पॉइंट का वाई लेके उनके आपस में वाई को माइनस करके चेंज इन वाई के साथ डिवाइड करते हो, एमपीसी निकलता है। ठीक है, एपीएस कैसे निकलता है? एस अपॉन वाई। एमपीएस कैसे निकलता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो मैं इसमें बस ये याद रखना है कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस में डिनोमिनेटर में तो हमेशा इनकम होती है, ऊपर वो होता है जो भी पूछा है, सी है तो सी, एस है तो एस। एमपीएस में चेंज वाला आता है और एपीसी, एमपीसी में बिना चेंज वाला नॉर्मल वाला आता है। ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होता है। कंजम्पशन फंक्शन मेरा कैसे होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और बी मेरा क्या होता है? एमपीसी, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं वाई से। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है कि जब मेरी इनकम 0 है, उस पॉइंट पे जो कंजम्पशन होती है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। सेविंग्स फंक्शन कैसे निकलता है? माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बी यहाँ पे भी एमपीसी है। ठीक है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। मैं बोल सकती हूँ एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि मैंने ऊपर भी यही फॉर्मूला तुम्हें बताया है। और सी जो है मेरा, वो मैंने यहाँ से उठा लिया, सी मेरा सी बार प्लस बी वाई के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करूं, एडी आ गया, सी की जगह पे मैं ये सारी की सारी चीज अगर उठा के लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा? सी बार प्लस बी वाई, और आई को एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एडी सी प्लस आई के बराबर है। कंजम्पशन का ये फंक्शन मैंने तुम्हें बताया ही है, तो एडी सी की जगह मैंने कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया और आई को आई लिख दिया। ठीक है, अब जो आई है यहाँ पे वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, और जो सी बार है मेरा, वो भी मैंने बताया तुम्हें ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। तो आई और सी दोनों ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। तो क्या मैं आई और सी को अगर जोड़ के, यहाँ से आई और सी बार को जोड़ के अगर मैं ए बार लिख दूं, तो मैंने आई और सी को कॉमन निकाल के ए बार लिख दिया, और बी वाई पीछे ही एज इट इज रह गया। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? एडीसी प्लस आई के बराबर है। कंजम्पशन में मैंने कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया। इस पूरे इक्वेशन में मुझे 2 ऑटोनॉमस चीजें मिली, एक कंजम्पशन ऑटोनॉमस और एक इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस। इन दोनों ऑटोनॉमस वाली चीजों को मैंने मिलाकर एक वर्ड लिख दिया ए बार, और मैंने उसको क्या बोला कि ये मेरा क्या है? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। बेटा एक चीज याद रखना, अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा एडीएएस का तो वो तुम्हें यही देगा, वो तुम्हें सीधा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बताएगा और तुम्हें साथ में एमपीसी बता देगा और बोलेगा इक्विलिब्रियम इनकम निकालो। तो तुम्हें वहां पर जो है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर प्लस एमपीसी ये हो गया, और इनटू वाई इसको बराबर रख देना है एएस के। एएस जो वाई के बराबर होता है, और उससे इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है। डरो मत, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल पे वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। अभी के लिए तुम सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर लो। ठीक है, आई विल सजेस्ट, तुम्हारा अभी के लिए एक काम होना चाहिए कि अगर मैं ये वीडियो दे रही हूँ, वीडियो के कुछ ही टाइम में, आधे से 1 घंटे में सारे फॉर्मूलाज याद कर लो, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कैसे है, और फिर मैं लेकर आऊंगी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो। ठीक है, इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है, या तो एडीएस से या तो एस और आई से। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा? क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम की कंडीशन से शुरू करना होगा, और फिर किसी ना किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी कि कैसे करना है। ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा होता है सी इक्वल टू वाई, उस पॉइंट पे एस होता है तुम्हारा 0। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो इन नोट्स में दिया है ना, वर्ड टू वर्ड याद कर लो। जो भी दिया इन नोट्स में वर्ड टू वर्ड याद कर लो। ठीक है,
चलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के बोलते हैं। ये इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका जो सवाल आएगा उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें दोनों फॉर्मूलाज को यूज करना होगा, और उन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके जो भी तुम्हें गिवन होगा वो पुट करोगे और दूसरे फॉर्मूला के साथ उसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगेन मैं इस पे वीडियो लेकर आऊंगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट बजट में तो बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट के बराबर है। ये दोनों चीजें यूजुअली दे रखी होती है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स के बराबर है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को मैं और किसके बराबर बोल सकती हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी कि मैंने बोला फिस्कल डेफिसिट में दो चीजें आती है, एक रेवेन्यू साइड की, कैपिटल साइड की। मैंने पहले रेवेन्यू डेफिसिट लिख दिया, फिर मैंने कैपिटल डेफिसिट लिख दिया। बस बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है, बोरोइंग्स को ऐड नहीं करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। या फिर फिस्कल डेफिसिट को मैं बोल सकती हूँ रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, इस पूरी चीज का मैंने नाम बदल दिया, इस चीज का कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसका मैंने नाम बदल के लिख दिया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट मैंने इसका नाम रख दिया। और प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स के बराबर होता है। और उसके बाद बेटा ये है लास्ट में मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का बस एक यहाँ पे फॉर्मेट है जो तुम्हें फॉर्मेट एज इट इज याद करना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में से अगेन कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन सी चीज डेबिट साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में जाएगी, बस वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मेट जो तुम्हें एज इट इज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट डे लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये लर्न कर लिया, अगर तुमने ये सब कुछ अच्छे से लर्न कर लिया तो तुम्हारा न्यूमेरिकल फॉर्मेट बीओपी सब कुछ हो जाएगा जस्ट इस छोटे से पीडीएफ को याद करके। तो ये जल्दी से याद कर लो, जल्दी से नोट्स बना लो खुद अपने हाथ से लिख करके। ये नहीं कि मैम ने नोट्स दे दिए तो बस याद कर लिया और हो गया, नहीं, इन सभी नोट्स को रखो साथ में, साथ ही साथ अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, साथ ही साथ इनको याद करो। एंड उसके बाद मैं लेकर आऊंगी कि इन न्यूमेरिकल्स को, इनको सॉल्व कैसे करना है, इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, और फिर हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।